नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो हमारे पाठ्यक्रम में निबंध है। उन निबंधों में हम देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्टे, और उसमें भी हम देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्टे में जो वायसराय का कर्तव्य है वह हम चिट्टा देख रहे थे। और उसमें हमने लगभग इससे आपका आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता, यहाँ तक हमने देखा था। और यहाँ से आगे देखेंगे, इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता, यानी आप कहे बिना कुछ नहीं होता, ऐसा यहाँ तक देखा था। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राजप्रतिनिधि, यानी यहाँ की जनता नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और प्रतिनिधि है। यह कुछ जनता जानती नहीं है अभी तक, यहाँ तक हमने कल देखा था। आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। अपने गरीब प्रजा की ओर कभी दृष्टि खोल कर देखा न, गरीबों ने आपको जाना। यानी वह विलायत जाकर वायसराय जो है फिर से भारत में लौट आए हैं, और उन्होंने ना ही गरीबी की ओर देखा है और ना ही गरीब लोगों ने उनको देखा है, न जाना है। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब आपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जाओगे, तो चाहे आपको अपने जितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह सब तो कभी न कभी कर सकोगे। यानी जब आप यहाँ से जो भी त्याग पत्र देकर आप जाओगे आपके विलायत में, तो वो आपके गुणों का प्रदर्शन करने के लिए आपको अवसर मिलेगा। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राजतिलक पाने के आनंद में मस्त थी, और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। यानी यह भारत की जनता जो है ऐसी है, जो राजा राम थे, वह राम जो थे अगले दिन राजाभिषेक होने वाला था और वह सिंहासन पर बैठने वाले थे। लेकिन अगले दिन जो है राम जो है गद्दी पर बैठने वाले हैं, यह सोचकर सारी जनता खुशी खुशी से झूल रही थी, खुशी में झूम रही थी। और फिर रात ढलने के बाद अगला दिन निकला तो पता चला कि राम जो है वह गद्दी पर न बैठकर, राजतिलक न होकर, वह तो वनवास के लिए निकल पड़े हैं। तो वो सारी जो जनता है वो उस राम के पीछे राम वनवास के लिए जा रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे वह रोती हुई जा रही है। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दबाव नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकलना पड़ा, बरंच दौड़कर उनमें जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में आने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उसकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और लड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक बलकब धारण करके उनकी सेवा करते रहे। यानी फिर वह उनका कहना था, उनकी माता कैकेयी का, कि वह राम की जगह पर सिंहासन पर जो है भरत बैठे, लेकिन भरत जो है वह सिंहासन पर न बैठकर राम चले जाते हैं वनवास के लिए, तो उसके जो भी वह पादुकाएं होती है वह लेकर आता है, और जो लेकर आकर वह सिंहासन पर रखकर उसकी वह पूजा अर्चना सेवा करता है, लेकिन वह गद्दी पर नहीं बैठता भरत। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य है। फिर प्रजा जो है राम की सेवा में लगे हैं, राम के जो भी आदर सम्मान होते हैं उसमें लगे हैं। तो वह अयोध्या की जनता ने समझा कि शासन करने योग्य भरत है। माई लॉर्ड, आप वक्रता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्रता कुछ और ही वजन है। यानी यहाँ भाषण देने के लिए आप दक्ष है, लेकिन भाषण यहाँ पर आपकी जो वक्रता है या वक्तव्य है वह कुछ वजन नहीं है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। यानी जो युधिष्ठिर जो था वह सत्य बोलता था, इसलिए वह युधिष्ठिर के मुख से जो निकलता था वह सत्य होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल ज़रूरत पड़ने से कुछ सहजा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। यानी युधिष्ठिर ने भी एक बार झूठ बोला था। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। यानी फिर वही जो कहा जाए तो कोई एक अच्छा इंसान है, कभी वह अच्छाई पर चलता है और उसके हाथ से एक आध यदि बुरा काम हो जाता है तो वह पूरा उसके जीवन का सब कुछ ये हो जाता है। तो उसी प्रकार हम अच्छा करते हैं तो कोई उसके हाथ से गलती से या जानबूझकर कोई ये गलत काम होता है, तो पूरा जो उसका जीवन है वह पूरा गलत समझा जाता है। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर जो है वह सत्य बोलता था, लेकिन एक बार वह गलत बोलता है, झूठ बोलता है, और वही बात जो है महाभारत में लिखी हुई है युधिष्ठिर की।
आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल ज़रूरत पड़ने से कुछ सहजा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्रताओं से इस विषयों को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भड़ंग ब्राह्मणों को अपनी भांगपुट की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। यह जो चिट्ठा है, यह चिट्ठा भारत मित्र पत्र में 17 सितंबर 1904 में प्रकाशित हुआ था। अभी अगला जो चिट्ठा है उसका नाम है पीछे मत फेंकिए। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीनों की कसर है। यानी आपके कार्यकाल को 100 साल पूरा होने में कुछ महीने ही बाकी हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कार्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाया भेजा है। यानी फिर 100 साल होने की लॉर्ड कंपनी ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉर्ड कार्नवालिस है उसको दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा है। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनाकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि दीजिए। तब से और अब में कितना अंतर हो गया। यानी आप आए हैं तब से और आप जो है कितना अंतर हुआ है, क्या से क्या हो गए हैं। जागता हुआ रंग अति चिंतक करा मारा सोवेगा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे। दोपहर हाथी झूमते देख अथवा अली फियला के अबुल हसन की भांति कोई सरल युवक प्याले पर प्याला उड़ाता घर में बेहोश और जागनेपन आंखें मलते मलते अपने को बगदा का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्र की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा हो आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। यानी दूसरी बार लॉर्ड कर्जन जो है भारत में कब आए थे, तो वहाँ जो है जुलाई माह में 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारतवर्ष में गवर्नर होकर आए थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आकांक्षाएं उसे दम नहीं लेती थी। हुलक से एक नई लड़ाई होने की थी। सेंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकती थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थलों में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। यानी जो सेनाओं से ही 5-5 महीने में तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी सेना जो है वह उसका काम कर रही थी। हुलकर से एक नई लड़ाई होने की थी। सेंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकती यानी खजाने में बरकत थी, लेकिन उन सैनिकों की जो है वह सैलरी नहीं दी जा रही थी। ज़मीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं का 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं हुई थी। यानी 5-5 महीने तक उसकी तनख्वाह सैलरी नहीं मिलती थी। आज भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो यही हाल है तनख्वाह का। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के तीन ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों में नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार तोड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक आने में जाने में बड़े लाटकों को
कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वह भारत में दूसरी बार आया था, लेकिन आप जो है आप भी दूसरी बार आए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का आने में और आप लॉर्ड कर्जन का आने में, दोनों में अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्यांश में है। उस समय के बड़े लाइटों को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उससे कम दिनों में विलायत से भारत पहुंच गए। यानी तब उस ज़माने में कलकत्ते से गाजीपुर जाने में उस बड़े लाइट को जितना दिन लगा उसके कम दिन से ही आप जो है विलायत से भारत में आए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही दो एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वह आने की विलायत से तुरंत आने के बाद दो एक राजाओं के साथ उनको लड़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन आपको तो नहीं। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए। यानी लॉर्ड कर्जन आने के बाद वह तो है आते ही उनके स्वागत करने के लिए राजा महाराजा गए थे बम्बई में। जहाज़ से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुँचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबल पड़ते। यानी प्रजा की कैसी दशा क्यों ना हो, लेकिन आपके खजाने में जो है पैसे आ रहे हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। खास इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायतों में भारत में एक बार हों करते ही रुपये की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंसर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, क्लाइटन ब्राउट जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस का आपके हाथ की पुतली है। यानी इंडिया ऑफिस जो है आपके हाथ की पुतली है। जैसा चाहे वैसा आप इंडिया की व्यवस्था का जो है, भारत की व्यवस्था का, हिंदुस्तान की व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायत के पंतप्रधान इलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र है। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों ने निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है। यानी वो वायसराय से कर ली कि आपकी जो है चढ़ती उम्र है, ढलती उम्र है। चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में गिनती है। वरच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणग्राम सुनना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। यानी संसार में जो अंग्रेजी है वह अखंड है, कभी खंडित नहीं है। भारत के राजा आप आपके हुक्म के बंदी है। यानी लॉर्ड कर्जन के हुक्म के बंदी जो है भारत के राजा हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम करिए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ता बुलाइए। यानी यहाँ के जो राजा है वह आपके बंदी है, हुक्म मानने वाले हैं, तो उनको आप विलायत भेजिए या जहाँ जाए वहाँ भेजिए। जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलती है। यानी जो वायसराय की जो हुक्मशाही है वह पहाड़ों के बर्फ़ों को ही पिघलती है। कहाँ के पहाड़ों की? तिब्बत के। फारस की खाड़ी का
जल सुखाती है, बालू के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाशमंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। यानी भूस्थल पर, भूजल पर या वायुस्थल पर चारों ओर जो है आपकी ही प्रशंसा हो रही है, आपकी विजय की जय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई अंगुली उठाने का नहीं है। यानी आपके आगे जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई उठने को तैयार नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था। यानी भारत में, हिंदुस्तान में एक राजा ऐसा था तो स्वयं इंद्र जो है, इंद्र उसके दरबार में पानी भरता था। पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था। चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि इत्यादि पर। यानी एक राजा भारत का ऐसा था, उसके यहाँ इंद्र पानी भरता था, पवन जो है, हवा उसके यहाँ चक्की चलाता था, सूरज चांद जो है उसके यहाँ रोशनी देते थे। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया। यानी अंग्रेजी प्रताप, जो अंग्रेजी शासन की जो वैभवता है, वह उस राजा के शासन से ही बड़ी है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। यानी समुद्र जो है वह अंग्रेजी शासन का मल्लाह है, नाव चलाने वाला है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े, बिजली कल्ले चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली सूती इत्यादि आदि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो उतनी उन्नति हो पर भी उसी प्रताप ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। यानी वह अंग्रेजी राज्य के माय लॉर्ड से कह रहे हैं लेखक कि जो भी अभी भारत की, जो भी हिंदुस्तान की जो भी वैभवता, जो भी बची हुई संपत्ति है, वह सब कुछ अब मिट जाएगी और भारत जो है कुछ जो भी है अहमियत है जो वह खो जाएगा। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जिम्मे भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की ऊंचा उत्पन्न हो। यानी आप जैसा शासन करता हो तो भारतवासियों के मन में आगे बढ़ने की इच्छा से जो है पीछे धकेलने की या पीछे जो है असफल होने की इच्छा जो है उत्पन्न हो। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपयोग करें। यानी एक व्यंग्यात्मक निबंध तो कितना एक कटाक्ष भरा हुआ एक तीर से व्यंग्य चला रहे हैं। देखो आप जो है आप भारत की जनता है, उस जनता का आप हौसला बढ़ाने की जगह पर आप जो उसकी हिम्मत, हौसला कम करने में आपके बुद्धि का इस्तेमाल करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिकारी घोर पराधीनता सह कर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्य तत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटने और धूल में मिला देने के योग्य है। यानी जिस जनता ने, जिस आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोगों ने मुग्ध है, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन किया, अखंडता के साथ अपना राज चलाया, इस पृथ्वी पर सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटने और धूल में मिलने देने के योग्य है। यानी जिसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर इस पृथ्वी पर हमेशा एक अखंडता के साथ राज्य चलाया, अब वह मिटेगी या धूल में मिल जाएगी, क्या उस योग्य है वह मिटने के? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने योग्य नहीं है। यानी आप जैसे विद्वान के मन में या बुद्धि में विचार भी कैसे आया कि भारतवासी जो है कुछ करने योग्य नहीं है, और उनको आपके सहजाती यही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं। यानी वह खुद लॉर्ड कर्जन को बोल रहे हैं कि आप स्वयं विचार करके, परीक्षण करके देखिए कि भारतवासी जो है ऊंचे से ऊंचे काम को कर सकने में सक्षम है या नहीं है। जिसको आपके सहजातीय कर सकते हैं, श्रम के बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी
अति के जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं है। यानी आप जो है यहाँ के व्यक्ति जो श्रम करने में, बुद्धि में यानी बुद्धिमत्ता में, विद्या में, काम करने में या वक्रता करने में, भाषण देने में, सहिष्णुता में किसी से कम नहीं है। आप परीक्षण करके देखिए। वरच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे है कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। यानी वह लेखक यही बताते हैं कि हिंदुस्तानी में दो एक गुण ऐसे हैं जो उसका अनुकरण अन्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक पारिस वालों की भांति बोल सकते हैं। यानी हिंदुस्तानी लोग जो है फारसी भाषा पढ़ने के बाद फारसियों जैसी बोली बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी बोलने में भी वह अंग्रेज़ों की नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेज़ों सदृश्य बना सकते हैं। पर शक भी अंग्रेजी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। यानी एक भी अंग्रेजी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानी की जैसे साफ हिंदी बोलता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं है। यहाँ दो बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। यानी कुछ एक दो बातों में ही हिंदुस्तानी जो है वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बना सकते। कौन सी बात नहीं कर सकते? एक दो बातों में एक बात ऐसी है कि जो अंग्रेज़ों के जैसे खुद को गोरा नहीं बना सकते। अंग्रेज़ों की जो त्वचा होती है, चेहरा या रंग होता है वह गोरा होता है, उस प्रकार वह गोरा नहीं बना सकते। आजकल तो वह ब्यूटी पार्लर है, मेकअप करके गोरा बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय में नहीं था। तो वह चाहकर भी अंग्रेज़ों जैसा गोरा नहीं बन सकते या गोरा नहीं बना सकते। दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। यानी वह अंग्रेज़ों की भाग्य की तरह खुद के भाग्य को नहीं बना सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंतर में बड़ी भारी एकता है। यानी कुछ विभिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता देखने को मिलती है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। यानी समय जो है किसी के आगे नहीं चलता है, और समय जो है वह सबको अपनी अपनी मार्ग पर एक दिन ले आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंकाल का परिणाम एक ही होता है। यानी समय जो है सबको सिखाता है। तो देशपति राजा यानी जो वैभवशाली राजा हो या भीख मांगकर आपका पेट भरने वाला भिखारी हो, दोनों को समय जो है बराबर उसके कर्मों के अनुसार फल देता है या कर्मों के अनुसार परिणाम दिखाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यही रह जाती है। यानी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, यानी तन जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, और अन्य जो लुभाने वाली दुनिया है वह दुनिया यहीं पर रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए। यानी कितने शासक आए, कितने शासन करने वाले आए, कितने सरकार आए, इस पृथ्वी पर आए और चले गए हैं। आज भी यह पृथ्वी, यह मिट्टी जो है कायम है। आज उनका कहीं पता निशान नहीं। यानी कितने राजा, कितने शासक, कितने बादशाह यहाँ आकर चले गए हैं, मर मिट गए हैं, लेकिन आज जो है उन राजा महाराजाओं का कुछ निशान या कुछ निशानी या चिन्ह नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए गए चले गए। यानी कुछ दिनों के लिए या कुछ थोड़े थोड़े दिनों के लिए आए और अपना राजकाज किए, जो भी उसकी होशियारी थी वह दिखाई और चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्ने अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके दो चार चिन्ह मिल जाते हैं। यानी इतिहास के पन्नों में या जो इतिहास के पन्नों में या कहीं किलों में या कुछ थोड़े बहुत खंडहरों में कुछ चिन्ह या उनकी निशानियां देखने को मिलती है। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसमें नहीं है। यानी बीता हुआ समय कोई ला सकता है, ऐसी शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं है। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लाट आए और चले गए। यानी इस 100 साल में ही बहुत पुरानी बातों को मत सोचिए, इन 100 साल में भी कितने लॉर्ड आए, यानी कितने लॉर्ड आए, कितने शासक आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? क्या वह जो कार्नवालिस आया था, कार्नवालिस का समय फिर से आ सकता है? नहीं आ सकता है, कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे किंतु 6 साल बीत गए। यानी कल आप आए थे और 6 साल बीत गए। आप दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा बीत जाते। यानी आप दूसरी बार आए हो फिर भी वहाँ आने के बाद भी कितने दिन बीत गए और बीत जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें
बीत जाएगी, युग बीत जाएंगे। इसी प्रकार जो है उम्र बीत जाएगी और युग बीत जाएंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबर नहीं कर सकती। यानी समुद्र के इस समय के आयु में या इस समूह समूह के समय के महासमुद्र में या महासागर में मनुष्य की आयु जो है एक बूंद की तरह है। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सके या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सके। यानी वह लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं लेखक कि बाल मुकुंद गुप्ता जी कह रहे कि आप में सब कुछ है, लेकिन यह शक्ति आप में नहीं है कि पिछले 6 वर्षों के समय को आप फिर से लौटा कर आए, अन्यथा जो हुआ है उसको ठीक करें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य है, यानी और 2 साल आपके हाथ में है। इनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को, यानी आज जो चाहिए आप कर सकते हैं। चाहे तो इस यानी तब के समय में जब ये निबंध लिखा गया, तब के समय में भारत की हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वह 30 करोड़ थी। 30 करोड़ प्रजा को आपकी अनुरक्त बना सकते हैं, यानी 30 करोड़ प्रजा को आप आपके अनुसार बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। यानी इस जनता का भला करके इस देश के इतिहास के पन्नों पर एक अच्छे वायसराय की नामों की लिस्टों में आपका नाम जोड़ सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ न करेगा। यानी यह समय बीत जाएगा और समय के आगे आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। विक्रम अशोक अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। यानी जो भी विक्रमादित्य थे या अशोक सम्राट थे, अकबर था, इन सभी राजा थे या शासक थे, इनके साथ भूमि जो थी वह नहीं गई। यानी वह समय आने पर विक्रम आदित्य मर गए या विक्रम मर गया, अशोक सम्राट मर गए, अकबर का समय आया, अकबर की भी मृत्यु हुई, लेकिन जो भी उसका राजकाज था वह यहीं पर छोड़ गए, साथ नहीं लेकर गए। औरंगजेब अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। यानी औरंगजेब अलाउद्दीन जो था वह अपने राजकाज को, जो भी संपत्ति थी, वो जो भी शासन था, उसको अपनी मुट्ठी में नहीं रख सके। महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के 7 ऊँटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। यानी यहाँ पर कौन कौन से शासकों का नाम है? विक्रम आया है, अशोक, अकबर आया है, साथ ही औरंगजेब, अलाउद्दीन, मोहम्मद तैमूर, नादिर, यह जो है इन शासकों के नाम इस निबंध में आए हैं। आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी। यानी आगे भी उन शासकों ने भी आपकी जो संपत्ति थी वह संपत्ति साथ नहीं लेकर गए और आगे भी कोई जो जाएगा मर मिटेगा वह आपकी संपत्ति जो है वह साथ न ले जाएगा, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बजा रहा है। यानी इस समय जो है भगवान ने एक ऐसी जाति के हाथ में वहाँ राजकाज दिया है जिसका प्रताप का जो संसार है, सारे संसार में उसकी बुद्धि की, विद्या की प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक है। यानी इसी जाति के प्रति, यानी किस जाति के हाथ में वह संसार का डंका दिया है? तो अंग्रेज के, और उसी अंग्रेज के प्रति आप 30 करोड़ प्रजा के शासक बनकर आए हैं। आप यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। यानी आप ही सोचिए कि आपका इस जनता के प्रति क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशाओं में है। यानी हजारों साल से यहाँ की जो प्रजा है वह गिरी हुई दशाओं में, निम्न दशाओं में जी रही है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? यानी लॉर्ड कर्जन को वह संबोधित कर रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि और भी 100 साल यहाँ की जो प्रजा है वह गिरा हुआ जीवन ही जिए या एक निम्न कोटि का ही जीवन जिए? गिराने में बड़े से बड़ा कितना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती। यानी गिराने में तो लाभ है, लेकिन कहाँ गए थे हम? किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है, यानी गिराने और उठाने, किंतु इसको संभालने और गिराने में जो लाभ है वह लाभ उसको
उसकी तुलना में नहीं हो सकता। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेज़ों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। यानी आप उस जनता का 30 करोड़ जनता का उद्धार करोगे, तो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए आपका नाम रहेगा कि उस 30 करोड़ अंग्रेज़ों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटना या आगे बढ़ना? यानी वह अंतिमतः इस चिट्ठी के पत्र के अंतिमतः वह कहते हैं लॉर्ड कर्जन से कि आपको कौन-सा पसंद है? आपको उस जनता का उद्धार करना पसंद है या उसको नीचे गिराना पसंद है? या आगे बढ़ना या पीछे हटना? तो आपको यदि उसका उद्धार नहीं करना है तो आप अभी से ही लौट जाइए, और उद्धार करना है तो आगे बढ़िए, यानी उस जनता को उठाना है तो। यह जो है भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 को प्रकाशित हुआ था। अभी आशा का अंत, यानी क्या-क्या आशाएँ थी और उस आशा का अंत किस प्रकार हुआ है, ये हम देखते हैं। माय लॉर्ड, आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा दो दो चुल्लू बुट्टी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। यानी आपने भाषण दिया और भाषण देने के बाद सभी लोगों को प्रभावित किया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को शिव शंभू जो थे वह शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर, यानी कुछ शराब पीकर, नशा कर कर आज उसका जो प्यारी विजय पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है, यानी एक आशा के साथ ही संसार चलता है। रोगियों को रोग से, कैदियों को कैदी से, ऋणी को ऋण से, कंकालों को दरिद्रता से, इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुषों को एक दिन आप में क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है, यानी हर एक इंसान का जीवन जो है एक आशा के साथ चलता है कि अब नहीं आगे होगा, आगे नहीं अब होगा। ये एक आशा के आधार पर ही हर एक इंसान का जीवन चलता है, और उस इंसान के प्रति सारा संसार जो है उस एक आशा पर ही टिका हुआ है। फिर वो एक रोगी को रोगी से, यानी एक रोगी चाहता है कि मैं इस रोग से मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्त होने की आशा से वह रोग से रोग मुक्त होने से, रोगी जो है बीमारी से मुक्त होने की आशा से जीता है। कैदी जो है कैद से मुक्त होने की आशा में जीता है। एक ऋण है, कर्जदार है, वह उस कर्ज से, ऋण से मिटने के लिए, उस ऋण के सलीकों से बाहर निकलने के लिए जीता है। और कंकाल जो है वह दरिद्रता से, यानी जो मजदूर वर्ग है, कंकाल है, वह जो है भिखारी है, वह दरिद्रता जो है उस दरिद्रता खत्म हो जाएगी इस आशा से जीता है। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुषों को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। यानी हर एक क्लेशित है, शापित है, उसको भी लगता है कि एक दिन मेरा क्लेश जो है, मेरा पाप जो है, मेरा शाप जो है ये मिट जाएगा। इसी आशा से वह इस क्लेश से मुक्ति की आशा से वह जीता है। चाहे उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति मिले पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेशमय जीवन से तो मुक्त हो जाता है। यानी इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष, यानी जो क्लेशित पापी पुरुष जो है, या वह किसी शापित पुरुष है, वह जो है उस एक दिन क्लेश मुक्त हो जाएगा, एक दिन मेरा क्लेश मिट जाएगा, इसी आशा से जीता है, और अंतिमतः उसी क्लेश में वह मिट जाता है। लेकिन उस क्लेश से मुक्त होने की जो आशा थी, वह आशा उसको यहाँ तक ले आती है, मुक्ति हो जाती है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। यानी एक दिन उसकी जो क्लेश से मुक्त होने की जो आशा है, वह आशा भी भंग हो जाती है और वह आशा भी टूट जाती है, तब उसका क्या ठिकाना, उसके कष्ट का, उसके कर्म का क्या ठिकाना रह जाएगा। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाड होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते हैं और सुख स्वप्न देखते हैं, यानी आप जो एक बड़े लॉर्ड है, बड़े वायसराय है, और भारत में आने पर आपसे लोगों ने क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या आशाएं रखी है, सुखद स्वप्न देखे हैं, वह सब उड़न छू हो गए। यानी जो भी जनता ने आपसे आशाएं की थी, जो भी स्वप्न देखे थे, सपने देखे थे, वह सब कुछ टूट गए हैं, उड़न छू हो गए हैं। इस कलकत्ता महानगर के समाचार पत्र कुछ दिन चौंक चौंक पढ़ते थे कि आज बड़े लाड अमुक मोड़ पर
वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। यानी वह जो थे उस कलकत्ते के बड़े समाचार पत्रों में बात छपती थी कि लॉर्ड कर्जन या वो यहाँ के जो शासक है वह वेश बदल कर गरीब के घर घर गए और गरीब से काले आदमी से बात करने लगे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पीसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते। यानी परसों जो है वेश बदल कर एक वह काम की चक्की में गए और वहाँ जो क्लर्क लिपिक है उससे बात करके उसकी दशा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ। यानी इससे ऐसा प्रतीत होता कि फिर से विक्रमादित्य जो है धरती पर आए हैं। अकबर का अमल हो गया। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा हरूर रशीद का ज़माना आ गया। पारसियों ने आपको नौशीरवा समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट से मुक्त कर दिया था। वह लोग थोड़े से ही दिनों में इस बात के समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक न विक्रमादित्य के रंग ढंग का है, न हारू या अकबर के उसका रंगहीन निराला है, किससे नहीं मिलता। यानी वह कुछ थोड़ी ही दिन में आपको यहाँ के जनता ने पहचान लिया है कि आप जो है न ही उस वेश बदल कर देख रेख करते हो, ना ही हमारा जो शासक है वो विक्रमादित्य के तरह रंग ढंग का है और ना ही काम का है। हरू या अकबर के तरह वह रंगहीन है, उनसे निराला है, अलग है। आपको पहचान लिया है जनता ने, ऐसा वह कह रहे हैं। लॉर्ड कर्जन, इस देश की दो चीज़ों में अजब तासीर है। यानी दो चीज़ों में तासीर है, यानी अच्छा है। एक यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की। यानी आप जो है वायसराय जो है इस देश की, लॉर्ड कर्जन जो है इस देश की दो चीज़ों से अच्छी तरह तासीर है, यानी अच्छी तरह वह पहचानते हैं और वह यहाँ के चीज़ों से अच्छी तरह उन दोनों चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। एक यहाँ के जलवायु जो है उसको यहाँ से विलायत में जो है माल भेजने के लिए, कच्चा माल भेजने के लिए नाव के ज़रिए उसको था, और एक नमक जो था वह जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ का जलवायु नमकीला देता है। यानी सारी जग में यहाँ से ही नमक जाता है और जलवायु से ही। मज़ा यह है कि उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारसी का कवि कहता है, यानी एक फारसी का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया। यानी एक फारसी का कवि कहता है कि यहाँ का हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती भी बिना नमक की नहीं हो सकती। पूरा देश जो है नमक से सींचा गया है, नमक से बनाया गया है। किंतु शिव शंभू शर्मा विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। यानी शिव शंभू शर्मा जो है इस कवि से आगे जाकर भी विचार करता है। वह समझता है कि यह देश नमकीनी एक महाखानी है। यानी यह देश जो है नमक की एक महाखान है। इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। यानी इस देश में जो पड़ गया वह नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहे तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उनमें गिर जाता वही नमक बन जाता है। यानी वह लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि जो साबरमती है वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था नमक का, वहाँ उस झील में जाकर देखिए, जो कुछ उस झील में जाकर गिरता है वह नमक हो जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितने झीलें, कितने हीनों बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वहाँ सब फापूर हो गए। अफसोस माय लॉर्ड, यानी अफसोस है कि माय लॉर्ड, यहाँ के जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा को स्मरण करने की शक्ति नहीं रखने दी। यानी यहाँ की जो जलवायु की तासीर करने में या देखने में या उसकी लेने में जो भी वह स्मरण रखने की शक्ति नहीं करने दी पिछले कार्यकाल की। नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से आपकी दशा का मिलान करके
चकित होते, यानी आपकी पहले 6 साल की दशा देखी होती है और आपकी जो आज की जो वर्तमान की जो दशा देखी है, तो उसमें दशाओं की जो मिलान करके ही चकित हो जाती नहीं, वहाँ की दशा देखकर और यहाँ दोनों की दशाओं की तुलना देखकर ही वह चकित हो जाते, घबरा के रहते कि ये मैं क्या हो गया, यानी मैं क्या हो गया, क्या मैं वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने से पहले था। यानी वह उस नमक की खदान में पड़ने के बाद सोचेंगे, क्या मैं वही हूँ कि खुद को देखते हुए कि मैं विलायत से भारत आया था, क्या मैं वही हूँ, क्या नहीं हूँ। बम्बई में जहाज़ से उतरकर भूमि पर पाँव रखते ही यहाँ के जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया था। यानी आप जहाज़ से उतरे और बम्बई की मिट्टी पर ज़मीन पर आपने पाँव रखा, तो आप जलवायुक्त प्रभाव आप पर पड़ा, उस जल का प्रभाव उस मिट्टी पर कदम रखते ही आप पर पड़ने लगा। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। यानी फिर आप वहाँ से बम्बई से कलकत्ते में आए और कलकत्ते में आने के बाद आपने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसकी स्वाधीनता समाप्त कर दी। जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़िताओं की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं, वरच अच्छी मजदूरों के लालच से ज़बरदस्ती अकाल पीड़िता में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते। यानी फिर उस लॉर्ड कर्जन ने समझ लिया कि यहाँ के लोग कितने सचमुच कितने अभागे हैं, वह मजदूरी से बचकर खुद वह अकाल को ओढ़ लेते, खुद अकाल पीड़ित हो जाते हैं और यहाँ को सरकार को हैरान कर देते हैं। इससे मजदूर की कड़ी की गई। इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांध कर दिल्ली दरबार किया। यानी फिर बंगाल की तरफ से अकाल था, तब वो उसने वहाँ से कलकत्ते से मुड़कर आप दिल्ली दरबार चले गए। अंतों को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर से अंग्रेजी ही पाने के योग्य है। यानी आपने ऐसा ही कहा था कि बहुत से पद जो ऐसे हैं नौकरी में जो केवल अंग्रेज़ों के लिए ही बने हैं या अंग्रेज ही उस पद के योग्य हैं। भारतवासियों की सरकार जो देती है वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर, यानी भारत की जो सरकार उनको देती है वह भी उनसे हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों के सबक लिया था आपकी श्रीमान पर यहाँ के जलवायु का पूरा सिक्का जम गया। यानी यहाँ की जनता ने जान लिया था कि आप पर जो यहाँ के जलवायु का पूरा सिक्का जम गया है। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई, यानी उसी समय आपके मन में स्वदेश दर्शन की लालसा जग गई थी। लोग समझते चलो अच्छा हुआ जो हुआ वह हो चुका, यानी लोग समझने लगे कि अच्छा हुआ जो होने वाला था वह हो गया। आगे की तासीर की अधिक 29 से पीछा छूटा, किंतु आप कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वह की सुंदर अववा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर भी 32-33 दिखाई देते। पर इस देश की आवाह की तासीर आपके कुछ समझ में न आई। वह विलायत में भी श्रीमान के साथ लगी गई और अब जब तक वहाँ रहे आपका जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको एक बार इस देश में उठा लाई, किस विघ्न बाधा की परवाह न की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है। यानी इस देश का नमक जो है यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म, यानी उस जल से ही उस नमक का जन्म हुआ है। तो वह जल और नमक जो है साथ मिलकर रहते हैं। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पहले विचार जो है बुद्धि खोता है, यानी पहले विचार जो है बुद्धि में आता है और फिर कल्पना में विस्तारित होता है। पीछे दया और सहृदयता को भगता है और उदारता को हजम कर देता है। पहले विचार आता है और फिर कुछ कार्य करने की इच्छा प्रकट होती है। उसी प्रकार अंतकों आँखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोक कर, नाक में नकेल डालकर आदमियों को जिधर किधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है
कि यहाँ का खाना, वहाँ की खूब निंदा करना और आपकी शेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं है, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी है। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमकी नमक की क्या तासीर है। यानी यह कहते हैं कि तुम यहाँ का खाते हो और खाने के बाद भी बदनाम करते हो, तो हम इस नमक में पैदा हुए, तो हमें उस नमक की पहचान अच्छी खासी है। हम लोग खूब जानते थे कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमकीन खानी में जाकर नमक हो जाएगी। यानी वह कहते हैं कि हम जानते थे ये फिर से आप भारत में आएंगे तो वो आने के बाद अब उस नमक में जाकर नमक ही हो जाओगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप न आवे, इसीलिए हम चाहते थे कि दोबारा आप न आवे, पर हमारी पेश न गई। आप आए और आते ही उस नमकीली तासीर का फल आपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। यानी एक नमक पर उन्होंने प्रबंध डाला और नमक का जो है अपने देश में ले जाने के लिए उन्होंने सोचा। इसके दिन आप सरकारी भेद को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्तोत्वा के लिए पार्लियामेंट आदमी में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, पर उस पर भी संतोष न हुआ। यानी आप जो करना चाहते थे वह सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आप संतोष नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए, आपकी मन की जो शांति है वह नहीं हुई। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्य प्रियता इस देश को दृष्टि के आदमी से मिली है, जिस देश का ईश्वर सत्य ज्ञान मंथन ब्रह्म है, वहाँ के लोगों को संभाग के सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उसके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। यानी यहाँ के विद्वानों को आप सभा में बुलाकर ही उसको ही झूठा और मक्कार करने लगे। विचारिए तो यह है कि अधपतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं, और भारत भी आपके कथानुसार मिथ्यावादी है, यानी आप जो कथा सुनते थे भारत की वह भी एक मिथ्यावादी है, वह भी एक कहावत है क्या। और ध्रुव देश तो भी तो क्या कोई इस पाकर कहता है, गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादिता का काम है। यह कितना इम्पोर्टेंट करते हैं, गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादिता का काम है। तो यह कथन शिवशंभू के चिट्टे निबंध का है। अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है। अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए, यानी अपने सत्यवादिता का प्रचार करने के लिए दूसरों को मिथ्यावादी कहना, यानी दूसरे का कुछ भी नहीं, दूसरा यानी एक मिथ्यावादी, यानी केवल वो कहावत है, ऐसा कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है। माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है, तो दो एक बात पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी न होगी। यानी आपने यहाँ की, आप जो है इस यहाँ के शासक हो या और शासक होने के बाद विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में एक चोट पहुंचाई है, तो दो या एक बात पूछने में शायद कोई गुस्ताखी नहीं होगी। सुनिए, विजित और विजेताओं में बड़ा अंतर, यानी विजित और विजेताओं में बड़ा अंतर है। विजेता में जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशी विजेताओं को पावों में लौट रहा है, यानी भारतवर्ष जो 1000 साल से जो विजेता है उसके पावों में लौट रहा है, यानी गुलामी में जी रहा है। क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजया इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है, यानी वह जो है वहाँ के लोगों की मुकाबला कर सकते हैं इंग्लैंड के। यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि आपने देश के लोगों को यहाँ लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी आवश्यक कुछ बहादुरी होती। यानी यहाँ का देश जो है हिंदुस्तान भी इंग्लैंड की तरह विलायत की तरह स्वाधीन होता और यहाँ के लोग यहाँ के शासक होते, तब आप आकर आपकी बहादुरी दिखाते तो आपका कुछ स्मरण करने योग्य होता, तब आपकी कुछ शक्ति जो है वह एक अलग साबित होती थी।
यानी यहाँ वह पहले ही हारे हुए, पहले ही दबे हुए और फिर आकर आपने दबाया है, तो इसमें आपकी ज़्यादा बहादुरी नहीं है कहने का मतलब। स्मरण करिए उन दिनों को कि जब अंग्रेज़ों के देश पर विदेशियों का अधिकार था, यानी अंग्रेज़ों के देश पर भी एक समय विदेशियों का शासन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।